बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 पर चर्चा करेंगे और आज हम विषय राजनीतिक विज्ञान को लेंगे। आज हम राजनीतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका जो राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होता है उसके अंदर 3 खंड होते हैं, पार्ट ए, बी और सी, जिसमें से पार्ट ए के अंदर 10 प्रश्न आते हैं जो प्रत्येक अंक रखते हैं 2। आज हम पार्ट ए की तैयारी करेंगे और पार्ट ए में 50 क्वेश्चन लगाएंगे। कितने क्वेश्चन लगाएंगे? 50 क्वेश्चन लगाएंगे। आज की इस वीडियो में उत्तर भी दूंगा मैं आपको, और ये जितने के जितने प्रश्न होने वाले हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना। एक और इम्पॉर्टेंट काम है आपके लिए, फॉर मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस होंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। पार्ट बी है ना, और पार्ट सी भी है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम जल्दी से जल्दी डालेंगे। तो आप क्या करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड हो जाएं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो जाएं, ताकि मैं वीडियो अगर नहीं बना पाऊँ तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से पहुंच सके। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना रुकावट के। देखिए, भाग ए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति बताइए। पॉलिटिक्स शब्द जो होता है ना, पॉलिटिक्स, इस शब्द की उत्पत्ति बताइए, क्या है इसका अर्थ। तो देखिए, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? पॉलिश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उस भाषा में, किस भाषा में? यूनानी भाषा में नगर होता है या राज्य होता है ना। पॉलिटिक्स शब्द का मतलब क्या होता है? नगर और राज्य, ठीक है। तो पॉलिटिक्स का मतलब भी क्या हो गया? नगर और राज्य, ठीक है। तो अब अपन आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विशेष क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होने के कारण क्या है? ये जो राजनीतिक विज्ञान है ना, इसका अध्ययन क्षेत्र जो है, यानी इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है ना। तो इसका कारण क्या है? क्यों इसमें मतलब नए नए चैप्टर्स जुड़ते जाते हैं? इसके 2 कारण यहाँ दे रखे हैं। पहला कारण दे रखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होने का पहला कारण है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और दूसरा कारण है लोक कल्याणकारी राज्य, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य। और यहाँ पर तीसरा कारण दे रखा है वैज्ञानिक विकास के कारण एक विश्व की दिशा में प्रगति। वैज्ञानिक विकास के कारण एक विश्व की दिशा में प्रगति, ये इसके 3 कारण हो गए। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए इसकी, अगर आपको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगी 10 रुपीज़ के अंदर। 10 रुपीज़ के अंदर आपको ये पूरी पीडीएफ प्रॉपर आपको मिल जाएगी उत्तर सहित। आपको बस 10 रुपीज़ देने हैं, और ये 10 रुपये आपको पे करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। आप जो भी जिज्ञासा रखता है इस पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो आप मुझे कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो मैं वहाँ आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकते हैं फ्री में, अगर चाहें तो। फिर तीसरा जो प्रश्न है वो है, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने और किस पुस्तक में किया है? ठीक है, राजनीति शब्द का, तो राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकस में किया है, ठीक है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है, और अपनी पुस्तक कौन सी थी उनकी? पॉलिटिकस, उसमें किया था। 4th क्वेश्चन है, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति शब्द को किन 2 वर्गों में विभाजित करा है? एक विद्वान रहे हैं फ्रेडरिक पोलक,
उन्होंने राजनीति शब्द को दो वर्गों में विभाजित करा है। वो दो वर्ग कौन से हैं? एक तो सैद्धांतिक राजनीतिक और एक व्यवहारिक राजनीतिक। सैद्धांतिक राजनीति का मतलब क्या होता है? वह राजनीति जो सिद्धांत पर है ना, जिनके सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कि संविधान है अपना, तो एक सैद्धांतिक पक्ष होता है संविधान का और एक व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यवहार में कितना उन सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है, लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, लोगों को कितना उनसे फ़ायदा मिल रहा है। तो इसी आधार पर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा है, एक तो सैद्धांतिक राजनीति और एक व्यवहारिक राजनीति। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन विषय के लिए राजनीति नाम उपयुक्त क्यों नहीं माना है? ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने अध्ययन विषय के लिए यानी पढ़ने के लिए जो राजनीति नाम है ना, इसको उपयुक्त नहीं माना है। क्यों नहीं माना है वो बताना है आपको। तो राजनीति शब्द केवल व्यवहारिक राजनीति तक सिमट कर रह गया है, इसमें सैद्धांतिक राजनीति नहीं आती है। इसलिए पहला कारण है ये वाला कि इसके अंदर ये जो राजनीति शब्द है ना, इसमें केवल और केवल व्यवहारिक राजनीति का अर्थ पता चलता है, सैद्धांतिक राजनीति का मतलब पता नहीं चलता। फिर दूसरा कारण देते हैं वो लोग कि राजनीति में शास्त्रीय एक रूपता का अभाव है। जो शास्त्रीय एक रूपता है उसका अभाव नजर आता है इस राजनीति शब्द से। तीसरा कारण देते हैं राजनीति आज के जीवन में अप्रतिष्ठित शब्द बन गया है, अप्रतिष्ठित शब्द बन गया है, ठीक है। ये आपको कारण लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है विभिन्न विद्वानों के अनुसार अध्ययन विषय के लिए राजनीतिक दर्शन नाम क्यों उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अभी राजनीति का पूछा था, अब राजनीतिक दर्शन का पूछा है। तो देखिए राजनीतिक दर्शन शब्द सैद्धांतिक राजनीति तक सीमित हो गया है। पहला वाला व्यवहारिक तक सीमित हो गया था और दूसरा वाला राजनीतिक तक सीमित हो गया है। इसमें व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन नहीं हो पाता है। ये जो राजनीतिक दर्शन है ना, इसमें व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन नहीं हो पाता है। दूसरा कारण दर्शन शब्द अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक बन गया है। ये जो दर्शन शब्द है ये अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट है आपकी विभिन्न विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान नाम ही क्यों सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए जैसा कि अपन राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिक्स जो सिविक्स है उसको अपन राजनीति विज्ञान के नाम से ही जानते हैं। अधिकांश लोग क्यों पसंद करते हैं राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहना, तो उसके कारण आप यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है इसका उत्तर। ऐसा लिख कर आएंगे तो 100% आपका उत्तर सही होगा। यह नाम अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप है। इसमें सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति दोनों ही आते हैं, है ना। राजनीति विज्ञान शब्द के अंदर सबसे पहले अपन ने राजनीति शब्द के बारे में चर्चा करी, फिर उसके बाद राजनीतिक दर्शन नाम पर चर्चा करी, और अब बात करें अपन राजनीति विज्ञान। जो अधिकांश विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान शब्द को अध्ययन के लिए उपयुक्त नाम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें सैद्धांतिक राजनीति भी दर्शाई जाती है और व्यवहारिक राजनीति भी दर्शाई जाती है। और दूसरा कारण इसका देते हैं वो लोग कि यह नाम विश्व की प्रकृति के अनुकूल इसको एक विज्ञान की संज्ञा देता है, ठीक है। ये विश्व की प्रकृति के अनुकूल इसको विज्ञान की संज्ञा देता है और यह एक सम्मानप्रद नाम है। राजनीति विज्ञान क्या है? एक सम्मानप्रद नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने वाले किन्हीं 4 लेखकों के नाम दीजिए। जो राजनीति विज्ञान है उसको विज्ञान न मानने वाले किन्हीं 4 लेखकों के नाम हैं वक्ल, काम्पटे, मैटलैंड और बर्क, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के कोई 3 तर्क दीजिए। जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क है, पहला तर्क वो देते हैं कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव, यानी कार्य और कारण ये जो दोनों के दोनों हैं इसमें कोई संबंध दिखता नहीं है। दूसरा सर्वमान्य तथ्यों का अभाव।
तीसरा पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, और चौथा मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। ठीक है, और लास्ट है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। 10वां प्रश्न जो है आपके सामने वो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। कि अधिकांश लोग राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, तो इसके पीछे उनका क्या तर्क होता है ना, वो भी आपको समझना है। तो पहला है राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, इसलिए हम विज्ञान मानते हैं। क्योंकि विज्ञान की भी एक शर्त होती है, हम किसी को भी विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी विषय को विज्ञान हम नहीं कह सकते। विज्ञान की भी कुछ शर्तें होती हैं, अगर उस वो शर्तें अगर कोई विषय पूरी कर रहा होता है तभी जाकर हम उस विषय को विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन है और जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित है ना, ये पहला। दूसरा सर्वमान्य तथ्य भी हैं इसके अंदर। तीसरा कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है, वहाँ पर अभाव बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इससे ऊपर वाली जो लाइन थी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे ऊपर सर्वमान्य तथ्यों कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव बोलते हैं इसके आलोचक, और इसके समर्थन में जो लोग हैं वो इसमें संबंध बताते हैं। पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है इसके अंदर, और ये असंभव बताते हैं। तो ये आपको समझना है। 11वां, राजनीति को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला दार्शनिक कौन था? वो थे अरस्तु। ठीक है, राजनीति को पूर्ण, पूरा, सर्वोच्च विज्ञान यानी सबसे ऊंचा विज्ञान कहने वाले दार्शनिक कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु कौन थे भाई? अरस्तु दार्शनिक थे। 12वां प्रश्न है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो होता है उसका प्रमुख लक्षण क्या है? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान क्या होता है? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान वो होता है जो पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है, यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है ना। अरस्तु के समय से चला आ रहा है, प्लेटो के समय से चला आ रहा है। उस राजनीतिक विज्ञान को परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है? वो क्योंकि वो ऐतिहासिक है और विवरणात्मक पद्धति पर बल देता है। ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल देता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी थी? जो राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी कैटलिन ने। किसने दी थी? कैटलिन ने। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। राजनीति विज्ञान विषय के किन्हीं 4 आधुनिक लेखकों के नाम बताइए। राजनीति विज्ञान के 4 आधुनिक लेखक, तो राजनीति विज्ञान के 4 आधुनिक लेखक हैं कैटलिन, मैक्स वेबर, लासवेल, डेविड ईस्टन। ठीक है, कैटलिन, मैक्स वेबर, लासवेल और डेविड ईस्टन। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो पहले बताइए, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कब, किस में? आधुनिक दृष्टिकोण में। थोड़ा ध्यान रखना, आधुनिक दृष्टिकोण में, है ना। राजनीति विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है, नीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या इसको नैतिक व्यवस्था भी आप लिख सकते हैं, और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसका? निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की कोई 4 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए कि जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वो किस प्रकार, क्या प्रकृति है उसकी या क्या प्रवृत्ति है? तो अध्ययन मुक्तता, यानी इसमें ज़्यादा अध्ययन नहीं करना पड़ता, अध्ययन को थोड़ा कम रखा जाता है, वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। मूल्य विहीनता है, भाई मूल्यों को बिल्कुल इनकी कोई औकात ही नहीं मानते। जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है वो मूल्यों की कोई वैल्यू ही नहीं समझते, है ना, वैल्यू को वैल्यू ही नहीं देते, यानी मूल्य को मूल्य नहीं देते। ऐसे इसको अपन समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न है आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। आदर्शवादी अध्ययन का मतलब क्या होता है? यानी एक आदर्श, एक आइडिया लेकर चलते हैं। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसकी अपेक्षा यथार्थवादी ज़्यादा है ना, मतलब जो सामने दिख रहा है, जो जैसा का तैसा है, उस पर ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ठीक है। 5वां है अंतर अनुशासनात्मकता। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं ये, लेकिन
अब आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए, एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि ए, बी और सी ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, जिसमें से ए और बी जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य का मतलब जानते हो आप लोग? अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी, यानी अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी में से कोई प्रश्न छोड़ा तो आप फेल हो जाओगे साहब। क्या हो जाओगे? आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी में आप पिछले साल के प्रश्न पत्र उठा के देख लेना, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैंने पिछले प्रश्नों का अध्ययन नहीं कराया। जल्दी से आप हमारे को क्या करा दीजिए, पिछले प्रश्न पत्रों को दिखा दीजिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा सब संभव रूप से। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप देखेंगे पिछले साल के पेपरों को तो उसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी यानी भाग ए और भाग बी के नीचे अनिवार्य लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अनिवार्य लिखा रहता है। और अनिवार्य का मतलब है इसमें से सभी प्रश्न करने साहब। अगर एक भी प्रश्न आपने छोड़ा तो बस फिर आप जानो और एग्जामिनर जाने, ठीक है। वहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे और अगर आप चांसेस बनते हैं कि आप फेल भी हो जाओ, ठीक है। पार्ट सी में से आप प्रश्न को छोड़ सकते हो, पार्ट सी जो है उसमें से प्रश्नों को छोड़ सकते हो, वो पूरा पार्ट आप छोड़ सकते हो, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी को आपको करना ही करना होता है, ये अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए एक लाइक बन जाता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? बताइए कि राजनीति विज्ञान के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है। मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपना रहा है कोई, तो वो कौन है भाई? जॉर्ज ई.जी. कैटलिन। जॉर्ज ई.जी. कैटलिन जो हैं वो राजनीतिक विज्ञान के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग करके राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। राजनीतिक विज्ञान के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? देखिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के तो कौन है? जॉर्ज ई.जी. कैटलिन। और दार्शनिक दृष्टिकोण के कौन है? लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के संबंध में नॉर्मन जैकबसन ने किस बात का प्रतिपादन किया है? जो नॉर्मन जैकबसन है, तो जैकबसन ने राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता की धारणा का प्रतिपादन किया है। अच्छा, ये स्वायत्तता क्या होता है? इसको इंग्लिश में ऑटोनॉमी कहते हैं मित्रों। इसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं। और ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है स्वयं का फैसला लेना, स्वयं पर फैसला लेना, स्वयं पर फैसला लेना, यानी स्वयं से फैसला ले लेते हैं। स्वयं से फैसले का मतलब क्या होता है भाई? समझ में नहीं आ रहा। मतलब संविधान कुछ शक्तियां राज्य को, इसको इस एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्वायत्तता का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है? संविधान कुछ शक्तियां राज्य को ऐसी देता है कि कुछ बातों पर जो राज्य है वो अपने आप से स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकता है। तो इस प्रकार की जो शक्ति है ये स्वायत्तता कहलाती है। इस प्रकार की जो ये बात है उसको स्वायत्तता कहते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से आप अपने फैसले खुद ले सकते हो, इसको स्वायत्तता कहते हैं, इसे ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या बात सही है? तो जैकबसन ने राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता की धारणा का प्रतिपादन किया था भैया। जैकबसन ने स्वायत्तता की धारणा का प्रतिपादन किया था, ये समझ लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी कौन थे? अरे भैया कौन नहीं जानता इनको। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले कौन थे? आर्थर बेंटले और चार्ल्स मैरियम। इसके बाद कौन आ गए थे? इसके बाद कौन आ गए थे? डेविड ईस्टन आ गए थे। लेकिन सबसे पहले 1960 मेरे हिसाब से यहाँ पर आर्थर बेंटले और चार्ल्स मैरियम का देखिए, थोड़ा संशयात्मक है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 1960 के लगभग इन्होंने सर्वप्रथम आर्थर बेंटले और चार्ल्स मैरियम इन दोनों ने काम किया था, ठीक है। हु गेट्स वॉट व्हेन एंड हाउ, ये रचना किसकी है? तो हैरल्ड लासवेल की है। ये हैरल्ड लासवेल यानी शक्ति से रिलेटेड प्रश्न नहीं है लासवेल का, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो रही है, यहाँ समझ लेना। यहाँ पर आपकी जो पूरी बुक है राजनीतिक विज्ञान की, चाहे वो इकाई नंबर 1 हो, इकाई नंबर 2 हो, इकाई नंबर 3 हो, सभी टॉपिक को यहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। तो अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सबको।
नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र के व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी, तो मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवहार के प्रभाव एवं प्रभावी स्वरूप, ये आपको लाइन समझ में नहीं आएगी, ये लाइन समझो आप। तो मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है वो पद्धति कौन सी है, व्यवहारवाद उपागम, व्यवहारवाद उपागम। समझ में आ गया। आपको बार बार मैं एक वर्ड को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अभी आपको याद हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्यवहारवादी उपागम का कोई 3 दोष लिखिए भाई। तो इसकी सबसे पहला तो दोष यही है, अध्ययन में राजनीतिक मूल्यों एवं संस्थाओं के ऐतिहासिक स्वरूप की उपेक्षा की जाती है इसमें। यानी जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको तो क्या कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, एक साइड में पटक दिया जाता है और अपनी अपनी चतुराई यहाँ पर झाड़ी जाती है किसके अंदर, व्यवहारवादी में। फिर दूसरा है अत्यधिक खर्चीली पद्धति है भैया, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इक्विपमेंट पे खर्च करना पड़ता है, अलग अलग अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, इस प्रकार की तमाम बातों पर पैसा खर्च होता है, तो ये खर्चीली पद्धति है। संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन होता है यहाँ पर, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई बोले कि मोबाइल से आप क्या करें, मानव के जो गुण हैं या मानव को कब गुस्सा आता है, गुस्सा क्या होता है, इस बात का मतलब परीक्षण करके बता सकते हैं क्या आप। बोले नहीं यार, ये तो अंदर की बात है या तो आत्मा की बात है। तो ये चीज़ व्यवहारवाद क्या करता है, खोजने की कोशिश करता है। संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन करता है वो, कि कितना गुस्सा आ रहा है, कितना मतलब इच्छा है उसकी, कितनी आवश्यकता है, ये संख्या में थोड़ी ना बोल सकते हैं अपन। भाई तेरे को 50% गुस्सा आ रहा है, ये कौन सी बात होती है भाई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। ये तो बेवकूफ़ वाली बातें हो गई, तो ये असंभव है, ठीक है। तो 23वां प्रश्न आपके सामने कि व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम का उद्देश्य क्या है, मतलब ये चाहता क्या है, ये व्यवहारवाद चाहता क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। आज उद्देश्य मालूम करके रहते हैं इसका। तो इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि बस राजनीतिक विज्ञान उसको अधिक वैज्ञानिक बनाना, बस ये वैज्ञानिक बनाने में लगा रहता है भाई, अधिक वैज्ञानिक बनाओ उसको, मतलब जितना आप राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहता है, बस ये और कुछ नहीं। 24वां है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के क्या आधार और लक्ष्य बतलाए हैं। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 चीज़ें बताई थी इन्होंने, वो आपको ध्यान रखनी है, उसको 8 बौद्धिक आधारशिलाएं वे कहती हैं, ठीक है। और यही डेविड ईस्टन द्वारा 8 लक्ष्य भी बताए गए हैं किसके, व्यवहारवाद के। क्या हैं वो 8, इसको समझिए आप। डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के 8 आधार और लक्ष्य बतलाए हैं। ये हैं नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता। ये आपको ध्यान रखना है, सही है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी क्या है, व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी क्या है, कि व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी रही मूल्य निरपेक्षता, अर्थात अपने अध्ययन में मूल्यों को उचित महत्व प्रदान न करना ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, ठीक है। और इस कमजोरी को बाद में इन्होंने ठीक भी कर लिया था। वो कौन सा सिद्धांत था, उत्तर व्यवहारवाद था, ठीक है। अभी उससे भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कब हुआ, तो ये 1945 से 55 के काल में हुआ था। देखिए आगे समझ में, मैंने 1960 कहा था, है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 1945 से लेकर 1955 तक, मतलब थोड़ा 55 था, 5 कम थे, तो वहाँ पर हुआ था, ठीक है। फिर आगे व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे भाई, व्यवहारवाद के प्रणेता, यानी प्रणेता मतलब होता है इसको बनाया किसने था, तो व्यवहारवाद को बनाया था, ये यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद आएगा, सॉरी यहाँ क्या आएगा, उत्तर व्यवहारवाद आएगा। तो उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता थे डेविड ईस्टन। कौन थे, डेविड ईस्टन, ठीक है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण थे, क्या कारण थे वे उत्तर व्यवहारवाद के कारण, तो वो कारण थे, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता के कारण हुआ, जड़ता, दिशाहीनता और मूल्यों से संबंध विच्छेद करने की प्रकृति के कारण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 2 प्रमुख लक्षण क्या बताए हैं। तो पहला उन्होंने बताया शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, जो भी आप खोजबीन कर रहे हो उसकी प्रासंगिकता को ढूंढना, कि उसकी कोई प्रासंगिकता या उससे कोई आउटपुट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या उससे कोई काम निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ प्रासंगिकता का मतलब, ठीक है। और दूसरा होता है क्रियात्मकता या कर्म, क्रियात्मकता या
कर्म। ठीक है। तीसरा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन कब हुआ? तो 1960 में। अच्छा, ये उत्तर व्यवहारवाद का बता दिया था मैंने आपको। 1960 का किस में बता दिया था? उत्तर व्यवहारवाद का। और 1945 से लेकर 55 तक व्यवहारवाद का माना जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है थोड़ा। इसी वीडियो में आपको सारे प्रश्न याद कर लेने, ध्यान रखना। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बताई? तो 7 प्रमुख विशेषताएं बताई इन्होंने। प्रविधि से पूर्व सार विषय, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण। ठीक है। 32वां प्रश्न है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर लिखिए। तो नीति शास्त्र का संबंध अमूर्त से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध मूर्त सरकार से है। ठीक है। आगे है 33वां प्रश्न, समाजशास्त्र किस बात का अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब ये क्या करता है? व्यक्तियों के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है और व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज का अध्ययन करता है। ठीक है। सीले ने राजनीतिक विज्ञान के बारे में क्या कहा है, ये बता दीजिए आप। तो सीले ने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं है, है ना। यह आपको समझना पड़ेगा। 2 बातें इन्होंने भिन्न भिन्न कर दी है। ठीक है। 35वां प्रश्न है राजनीति की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता बतलाते हुए कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स का बहुत प्रसिद्ध कथन है किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। ऐसे कौन से विषय हैं जिनका अध्ययन राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता है? तो ऐसे विषय हैं पूंजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराएं और सार्वजनिक राजस्व। ठीक है। 37वां प्रश्न है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का आशय क्या है? ये इकाई नंबर 3 से आ रहे प्रश्न, ये इकाई नंबर 3 से आ रहे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक जीवन के विविध पक्ष और इन विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले विषय परस्पर अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, अतः सामाजिक जीवन को एक इकाई मानकर ही उचित रूप में अध्ययन किया जा सकता है। सत्ता की परिभाषा लिखिए। सत्ता क्या है? बीच के अनुसार, बीच कौन है भाई? बीच एक विद्वान है, राजनीतिक विज्ञान है। उनके अनुसार दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार ही सत्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है बायजर्ड टेड के अनुसार सत्ता की परिभाषा लिखिए। एक विद्वान हुए, उनके अनुसार सत्ता की परिभाषा। तो बायर्स टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है, वो सिर्फ संस्थात्मक अधिकार है, यानी संस्था के अंदर ही सत्ता है, ये खुद शक्ति नहीं है। ठीक है। 40वां प्रश्न है वैधता या औचित्यपूर्णता की परिभाषा दीजिए। तो औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। ठीक है। और औचित्यपूर्णता की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो औचित्यपूर्णता शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करने का गुण है। किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। औचित्यपूर्णता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। ये सब बातें हैं। ठीक है। औचित्यपूर्णता को प्राप्त करने और स्थिर रखने के 4 उपाय बताइए। तो ये 4 उपाय यहाँ पर आपको दे रखे हैं। नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, परंपराओं की रक्षा, वैधानिक व्यवस्था की रक्षा, नेतृत्व के व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के आधार पर रक्षा और प्रभावदायकता के आधार पर रक्षा। ये आपके प्रश्न हो गए कंप्लीट। ठीक है। यहाँ पर आपके मैंने अधिकांश प्रश्न आपको बता दिए पार्ट ए के। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका रिवीजन भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर वीडियो नहीं डाल पाऊँ, क्योंकि वीडियो डालने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। तो आज की वीडियो का समापन यहीं करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।